हेलो दोस्तों, मैं पूजा अग्रारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूजा स्मार्ट स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र के बारे में। मैंने मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ाया है। अगर आप अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे नर जनन तंत्र। अब देखिए, नर जनन तंत्र में एक होता है मुख्य जननांग जिसे प्राथमिक जननांग भी कहते हैं। एक होता है सहायक जननांग, एक होता है सहायक जनन ग्रंथियाँ। तो हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देख लीजिए मुख्य जननांग है कौन, तो वृषण। नर जनन तंत्र में वृषण क्या है? मुख्य जननांग है। मुख्य जननांग वही होगा जो नर युग्मक या मादा युग्मक को बनाएगा। जैसे मादा में हम पूछे मुख्य जननांग क्या था? अंडाशय था, क्योंकि वो क्या बना रहा था? अंडाणु को बना रहा था। तो नर जनन तंत्र में प्राथमिक जननांग या मुख्य जननांग वही होगा जो नर युग्मक शुक्राणु को बनाएगा। तो मुख्य जननांग कौन होगा? वृषण, जो शुक्राणु का निर्माण करता है, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है। और अब सहायक जननांग मतलब कई हैं, जैसे अधिवृषण है, जैसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। फिर उसके बाद शुक्रवाहिनियाँ हैं, जिसे वास डिफरेंसिया कहते हैं, शुक्रवाहिनी। ठीक है। फिर उसके बाद स्खलन नलिका है, जिसे इजैकुलरी डक्ट कहते हैं। इजैकुलरी डक्ट कहते हैं, स्खलन नलिका। और फिर उसके बाद मूत्र मार्ग भी क्या है? सहायक जननांग में ही आता है। और शिश्न, जिसे पेनिस कहते हैं, हाँ, जैसे पेनिस है। मूत्र मार्ग यूरिथ्रा है। स्खलन नलिका मतलब इजैकुलेटरी डक्ट है। डक्ट कहाँ है? यहाँ पे लिखते हैं, डक्ट है। शुक्रवाहिनी वास डिफरेंसिया है, वास डिफरेंस है। फिर उसके बाद अधिवृषण है, जिसे एपिडिडाइमिस कहेंगे, एपिडिडाइमिस, है ना। ठीक है। तो ये है सहायक जननांग। अब सहायक जनन ग्रंथियों में कौन कौन आता है देख लीजिए। अब सहायक जनन ग्रंथियाँ नर जनन तंत्र में 3 हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, और दूसरा एक होता है शुक्राशय ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, शुक्राशय ग्रंथि होती है, और एक होता है काउपर ग्रंथि। ठीक है। काउपर ग्रंथि को बल्बो यूरिथ्रल भी कहते हैं, इसे बल्बो यूरिथ्रल भी कहते हैं। ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। शुक्राशय ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि, 3 सहायक जनन ग्रंथियाँ नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मुख्य जननांग वृषण के बारे में। फिर उसके बारे में अगर समय बचेगा तो सहायक जननांग के बारे में डिस्कस करेंगे, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सहायक जननांग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, वृषण के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे वृषण क्या है? ये जो वृषण है हमारा क्या है? प्राथमिक जननांग है, मतलब मुख्य जननांग है। यही क्या है? ये एक जोड़ी पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार से इसका लगे, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। वृषण क्या होगा? इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ऐसे एक जोड़ी, हाँ, इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे कि वृषण जो होता है, मतलब जो वृषण होता है वो पहले तो पेट के अंदर, जब बच्चा गर्भ में होता है तो क्या होता है? वो पेट के अंदर होता है। तो फिर उसके बाद वह इंग्विनल कैनाल, इसे कहेंगे इंग्विनल कैनाल। ठीक है। इंग्विनल कैनाल के माध्यम से यह जन्म के कुछ समय पहले ही या कुछ दिन पहले ही यह क्या होता है? वृषण कोश में उतर आता है। क्या है? वृषण कोश, स्क्रोटम जिसे कहते हैं, स्क्रोटम में उतर आता है। ये क्या है? वृषण है, टेस्टिस।
टेस्टिस है, ठीक है। तो देखिए, तो जो वृषण होता है वो गर्भावस्था में, मैंने बताया ना कि आपको ये पेट के अंदर होता है, लेकिन जन्म के कुछ समय पहले ही यह बाहर निकल आता है। ये बाहर इसीलिए निकलता है क्योंकि हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। लेकिन जो इस इतने ताप पर वृषण शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये बाहर निकल के आता है। इस वृषण का तापमान क्या होता है, उससे 2 डिग्री सेल्सियस या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अर्थात इसका जो तापमान होता है ये 35 डिग्री सेल्सियस या 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और उस ताप पर वृषण शुक्राणु का निर्माण कर देता है, ठीक है। देखिए मैंने वही लिखा है, पहले उस उपस्थिति देख लीजिए। उदर गुहा के बाहर होता है, वृषण कोश में, स्क्रोटम में होता है। और ये जो वृषण कोश का ताप है वो शरीर के ताप से 2 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, ताकि शुक्राणु आसानी से बन सके। मैंने आपको ये पहले ही करके बताया कि ताकि शुक्राणु क्या हो, बन सके, है ना। इसीलिए क्या होता है, इसका निर्माण होता है, इसलिए इसका निर्माण होता है ना, इसलिए इसका निर्माण होता है। अब देखिए मैंने ये सब आपको बताया, जो भी बताया वही लिखा है, ठीक है। और अगर 37 डिग्री सेल्सियस पर ये शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाएगा, निर्माण नहीं कर पाएगा, ठीक है। कार्य क्या है इसका, कार्य क्या है बताइए, इसका कार्य क्या है। यह नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, यह नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करेगा। यह नर युग्मक क्या है, यह नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करेगा, ठीक है। और यह नरलिंग हार्मोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करेगा। आप समझ रही हैं, यह इसके 2 काम हैं। यह नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है और नरलिंग हार्मोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। इसके 2 मुख्य कार्य हैं, है ना। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे वृषण की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस क्या है, बताइए वृषण की संरचना क्या है। अब हम आपको चित्र की सहायता से समझाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग साथ मिलकर वृषण की संरचना बनाते हैं, ठीक है। देखिए चलिए आइए वृषण की संरचना हम लोग बनाते हैं। आप लोग भी हमारे साथ बनाइए, ऐसे इस प्रकार से। आप देखिए कुछ इस प्रकार से होगा वृषण, ठीक है। अब देखिए ये समझ लीजिए ये वृषण है, वृषण में वृषण पालियाँ होती हैं जिसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब। जैसे टेस्टिकुलर लोब बना लीजिए, देखिए इस प्रकार से कुछ होता है, इस प्रकार से वृषण पालियाँ आपको देखने को मिलेंगी, इसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब, है ना, इसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब। अब इस टेस्टिकुलर लोब में शुक्रजनक नलिकाएं होती है जिसे कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं इसे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कुछ ये लगभग 1 से 3 तक होती है, मतलब किसी में 2 मिलेंगी, किसी में 3, किसी में 1 ही मिलेंगी, है ना। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी, इस प्रकार से, है ना। ये कुछ इस प्रकार से होती हैं। तो किसी में मैंने बताया ना, ये जो वृषण पालियाँ होती है लगभग 250 वृषण पालियाँ एक वृषण कोश में होता है, एक वृषण में होता है ना। और उसके अंदर जो टेस्टिकुलर लोब होता है वो 1 से 3 तक होता है, मतलब किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 होता है। फिर ये सब आगे निकल कर रेडियोटेस्टिस का निर्माण करती है, मतलब वृषण जालक का, क्या, वृषण जालक का। इस प्रकार से आगे वृषण जालक का ये सब निर्माण कर देंगे, नहीं ये सब आगे वृषण जालक का निर्माण कर देती हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेडियोटेस्टिस। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से देखने, इसे कहेंगे रेडियोटेस्टिस। फिर इसके आगे वाला भाग बनाती हैं जिसे कहते हैं वास इफ्रेंसिया। इस प्रकार से लगभग इसे कहेंगे वास इफ्रेंसिया, इस प्रकार से बनाती हैं। फिर उसके आगे क्या बनाती हैं, एपिडिडाइमिस, जो मैंने बताया अधिवृषण। इस प्रकार से आपको अधिवृषण देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से फिर आगे शुक्रवाहिनी में बदल जाएगी, फिर आगे शुक्रवाहिनी का निर्माण होगा ना। लेकिन आप वृषण में वृषण की संरचना आप इतना याद रखें, क्योंकि एपिडाइमिस क्या है, सहायक जनन अंग में आता है। तो चलिए हम नामकरण तुरंत कर देते हैं। नामकरण क्या है, देखिए इसे कहेंगे, ये तो वृषण है ही, वृषण, है ना। वृषण के अंदर क्या है, ये क्या है, वृषण पालियाँ हैं, वृषण पालियाँ हैं जिसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब।
टेस्टिकुलर लोब। ठीक है, अब इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे शुक्रजनक नलिका। क्या कहेंगे? शुक्रजनक नलिका। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फिर इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रेडियोटेस्टिस, रेडियोटेस्टिस है ना, या वृषण जालक। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम वास इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, फ्रेंसिया। ठीक है, इंग्लिश में आप नाम याद रखेंगे तो ज़्यादा सही होगा। इसे क्या कहेंगे? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, अधिवृषण। क्या कहेंगे? अधिवृषण। ठीक है, तो आप देख लीजिए नाम को। आप सभी नामों को इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देख लीजिए इसकी, इसे ये क्या है? वृषण है। वृषण के अंदर क्या है? वृषण पाली है, जिसे टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिसे कहते हैं। और फिर आगे वह बढ़कर रेडियोटेस्टिस एक जालक का निर्माण करते हैं, जिसे वृषण जालक कहते हैं। फिर उसके भी आगे एक नलिकाकार संरचना होती है, जिसे वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। और उसके आगे क्या होता है? अधिवृषण, एपिडाइमिस होता है। अब जो वृषण की संरचना में जो जो भी आया है उसके बारे में एक एक लाइन हम देख लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया आपको वृषण पालिया, एक वृषण में लगभग 250 से 300 पालियाँ होती हैं। लगभग 250 से 300 वृषण पालियाँ होती हैं। ठीक है, वृषण पालियाँ होती हैं। अब देखिए दूसरा, और शुक्रजनक नलिकाएं, तो प्रत्येक वृषण में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। इसी शुक्रजनक नलिका में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए प्रत्येक पाली में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, है ना, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी शुक्रजनक नलिका में ही क्या होता है? शुक्राणु का स्पर्म, नरयुग्म जिसे कहते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए वृषण जालक क्या है? हम बोल सकते हैं शुक्रजनक नलिका और वासा इफ्रेंसिया के मध्य क्या होता है? वृषण जालक होता है। बस एक लाइन आप याद रख लेंगे उतना बहुत है। देखिए शुक्रजनक नलिका और वासा इफ्रेंसिया के मध्य स्थित, वासा इफ्रेंसिया के मध्य स्थित, स्थित होता है ये। ठीक है, ये स्थित है। और वासा इफ्रेंसिया क्या है? वासा इफ्रेंसिया शुक्राणु को अधिवृषण में डालने का काम करता है ना। ये क्या है? वृषण जालक के आगे का भाग है। तो वृषण जालक के आगे का भाग है ये, वृषण जालक के आगे का भाग है, जो शुक्राणु को एपिडिडाइमिस में डालता है, जो शुक्राणु को आगे अधिवृषण में डालता है, आगे अधिवृषण में डालता है। ठीक है, डालता है। इस प्रकार आप एक लाइन याद करेंगे उतना बहुत है। देखिए ठीक है, तो क्या है वृषण पालिया? एक वृषण में लगभग 250 से 300 वृषण पालियाँ होती हैं। और शुक्रजनक नलिका क्या है? प्रत्येक पाली में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएँ होती हैं। और अगर हम पूछ लें प्रत्येक वृषण में कितनी शुक्रजनक नलिका होती है, तो आप क्या बताएंगे? प्रत्येक वृषण में, ये तो प्रत्येक पाली में मैंने बताया। अगर मैं पूछ लूँ कि प्रत्येक वृषण में, पूरे वृषण में, प्रत्येक वृषण में कितनी शुक्रजनक नलिका होंगी बताइए आप? शुक्रजनक नलिकाएं कितनी होंगी? अगर पूछ ले कि प्रत्येक वृषण में शुक्रजनक नलिकाओं की संख्या क्या होगी, तो आप क्या करेंगे?
तो आपको करना ये होगा कि ये जो पालियाँ दी हैं उसे लिख लीजिए, उसमें शुक्रजनन नलिका कितनी होती है 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा उतना क्या होगा, प्रत्येक वृषण में शुक्रजनन नलिका निकल के आ जाएगी। जैसे 3 से 3 5 15 5 से लेकर 3 दूनी 6 1 7 7 750 होता है। और एक और किसी में क्या होता है 300 वृषण पालियाँ होती है, तो उसमें अगर हम शुक्रजनन नलिका 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 900। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं अथवा करके या ना। तो अगर पूछे आपसे कि प्रत्येक वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं कितनी होती हैं, तो आप क्या बताएंगे 750 से 900। ठीक है, तो ये हमारा एक वृषण में निकल के आ गया हमारे शुक्रजनक नलिकाएं। तो देख लीजिए आप, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे शुक्रजनक नलिका क्या है ना। आगे हम पढ़ेंगे क्या, शुक्रजनक नलिका क्या है। अब हम आपके सामने शुक्रजनक नलिका बनाते हैं। पहले हम चलिए साथ में शुक्रजनक नलिका बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए बनाते हैं हम लोग शुक्रजनक नलिका। इस प्रकार से आपको शुक्रजनक नलिका देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऐसे ही, तो ये सब क्या है, शुक्रजनक नलिकाएं हैं, है ना। ये है क्या है, शुक्रजनक नलिका है। अब इसमें एक छोटी कोशिका होती है और कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं। चलिए आप भी हमारे साथ बना लीजिए। ठीक है, तो सब में ऐसे ही होगा, है ना। कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिसे हम क्या कहेंगे, जनन कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, जनन कोशिका। इस प्रकार से सब में बनेंगे। ठीक है, तो आप बना लीजिए और सभी में बना लीजिएगा। और आपको बड़ी कोशिका इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। इसे कहेंगे सर्टोली कोशिका। क्या कहेंगे इसे, सर्टोली कोशिका कहेंगे। इसे कहेंगे सर्टोली कोशिका। ठीक है, इसे कहेंगे सर्टोली कोशिका। ठीक है, तो देखिए इसे कहेंगे जनन कोशिका। चलिए हम नामकरण करते हैं, ये क्या है, इसे कहेंगे जनन कोशिका। जनन कोशिका, है ना, इसे कहेंगे हम जनन कोशिका। और जो ये छोटी होती है और असंख्य होती है, और इसे बड़ी वाली कोशिका को क्या कहेंगे, सर्टोली कोशिका। क्या कहेंगे इसे क्या कहेंगे, सर्टोली कोशिका। ये क्या करता है, शुक्राणु को पोषण देने का काम करता है ये सर्टोली कोशिका। ये कम संख्या में होता है लेकिन बड़ा होता है। अब देखिए कि शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर एक संरचना आपको देखने को मिलेंगी इस प्रकार से। इस प्रकार से बाहर भी कुछ कोशिकाएं होती हैं शुक्रजनक नलिका के बाहर, इस प्रकार से आपको इसे कहेंगे लीडिंग सेल। इसे क्या कहेंगे, लीडिंग सेल, लीडिंग कोशिका कहेंगे। ठीक है, इसे लीडिंग कोशिका कहेंगे। ये हो गया हमारा पूरा शुक्रजनक नलिका का की संरचना, है ना। और इस प्रकार से आप सभी में बना लीजिएगा ना, सभी में ऐसा होगा। ठीक है, तो देख लीजिए मैंने क्या लिखा है कि शुक्रजनक नलिका जो होती है वृषण की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई इसीलिए है क्योंकि इसी में शुक्राणु का, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनन उपकला पाई जाती है। इस प्रकार से ये सब जनन उपकला के अंदर ही आते हैं, जिसमें 2 प्रकार की कोशिका आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, एक ये क्या है, जनन कोशिका, है ना, मैंने यहाँ पर लिखा है क्या है, जनन कोशिका। एक ये हो गया और एक हो गया सर्टोली कोशिका। ठीक है, एक ये जनन कोशिका और एक सर्टोली कोशिका। इस शुक्रजनक नलिका के अंदर यही 2 कोशिका आपको मिलेंगी। जनन कोशिका का कार्य क्या है, शुक्र नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना, और सर्टोली कोशिका का काम है इससे जो शुक्राणु उत्पन्न होता है उसे पोषण प्रदान करना। चलिए मैंने वही लिखा है, ये देखिए आगे देखिए। जनन कोशिका क्या होती हैं, जनन कोशिका छोटी होती हैं, असंख्य छोटी और असंख्य संख्या में होती है, असंख्य होती हैं, है ना। क्या होती है, छोटी होती हैं और असंख्य होती हैं, है ना। लेकिन सर्टोली कोशिका उनका बड़ी होती हैं, कम होती हैं, बड़ी व कम होती हैं, ना, इतनी अधिक नहीं होती है, इसकी तरह संख्या नहीं होती है, तो कम होती है ये। तो अब इसे कार्य लिख लीजिए, दोनों के कार्य क्या है आप लिख लीजिए। देखिए जम कोशिका का कार्य क्या है, इसके कार्य आप लिखिए, फिर उसके बाद इसके कार्य लिखिए। क्या है इसके कार्य, ठीक है, तो देखिए इसके कार्य क्या है। इसके कार्य, जनन कोशिका का कार्य है नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना। नर युग्मक
शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, ये है इसका कार्य, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना। अब देखिए सर्टोली कोशिका का कार्य क्या है, ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। क्या, शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, शुक्राणु को पोषण प्रदान करना इसका काम है। इसे नर्स सेल भी कहते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए आप, इसे नर्स सेल भी कहते हैं क्योंकि ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करता है। इसे नर्स सेल भी कहते हैं क्योंकि यह शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। अब देखते हैं जो हॉस्पिटल में जाता है वो क्या करता है, हॉस्पिटल में नर्स क्या करती हैं, पेशेंट की सेवा ही तो करती हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, नर्स सेल कहते हैं, है ना। और साथ ही ये शुक्र कायांतरण में भी मदद करता है। क्या, शुक्र कायांतरण में मदद करती हैं। क्या करती हैं, शुक्र कायांतरण में मदद करती हैं। अब आप पूछेंगे कि शुक्र कायांतरण क्या है दीदी, तो जब शुक्र जनन की प्रक्रिया चलती है, जब युग्मक जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो पहले क्या बनता है, शुक्राणु प्रसु बनता है। तो शुक्राणु प्रसु से शुक्राणु बनने के लिए जो शुक्राणु प्रसु होता है उसमें क्या होता है, वो गतिशील नहीं होता है, उसमें जो टेल होता है वो पूंछ अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है। तो ये क्या करता है, उस शुक्राणु प्रसु को पोषण प्रदान करती हैं और शुक्राणु का निर्माण करवाती हैं ये सर्टोली कोशिका, ताकि वह आगे गति कर सके। गति करेगा फिर तभी तो माता की योनि में जा सकेगा, है ना, तभी तो गतिशील होगा। और ये इनहिबिन का भी निर्माण करती हैं, इनहिबिन का निर्माण करती हैं। अब इनहिबिन क्या है, इनहिबिन FSH हार्मोन का विरोधी हार्मोन है। इनहिबिन का निर्माण, ये क्या है, FSH का विरोधी हार्मोन कि FSH के स्तर को कम करने के लिए इनहिबिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, इतने काम इसे है। कौन कौन से, पहला काम है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, दूसरा है शुक्र कायांतरण में मदद करना, तीसरा है इनहिबिन का निर्माण करना। ठीक है, तो ये हो गया शुक्र जनन कोशिकाओं के अंदर या शुक्र जनन नलिका के अंदर की कोशिकाएं, जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका। अब इसके बाहर जो मैंने ये दिखाए है, ये लीडिंग कोशिका है, इसका क्या कार्य है आइए देखते हैं। देखिए ये जो लीडिंग सेल है इसे अंतराली कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका, क्योंकि यह रिक्त स्थानों में पाई जाती है, शुक्र जनन नलिका के बाहर रिक्त स्थान में पाई जाती है, इसलिए क्या कहते हैं, अंतराली कोशिका। देखिए इसकी उपस्थिति क्या है, मैंने लिखा है कि शुक्र जनन नलिका के बाहर की ओर स्थित होती हैं। देख लीजिए, शुक्र जनक नलिका के बाहर की ओर स्थित है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, यह नर लिंग हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करती है, नर लिंग हार्मोन एंड्रोजन, एस्ट्रोजन नहीं है, एस्ट्रोजन मादा का मतलब महिलाओं का मतलब हार्मोन है, लेकिन एंड्रोजन पुरुषों में ये हार्मोन है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, एंड्रोजन है, नर लिंग हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैंने मुख्य जननांग वृषण के बारे में पढ़ा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सहायक जननांग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।